हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ये 2025 एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट लेक्चर्स का अवकलज के अनुप्रयोग से वर्धमान और ह्रासमान के हाइलाइटेड क्वेश्चंस जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो बाकी आप सब लोग बताइए कैसे हैं आप सभी, कमेंट में बताइए। और बाकी कुछ दिन आप लोगों के लेक्चर्स मिस हो गए, उसके लिए सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इन लेक्चर्स को, इम्पोर्टेंट लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे और इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए। तो ये सारे प्रश्न 2025 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अवकलज के अनुप्रयोग से ये प्रश्न वर्धमान तथा ह्रासमान ये जो हाइलाइटेड क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले आप लोग इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। तो आप लोग कॉपी पेन उठा लो और हेडिंग लगा दो आप लोग वर्धमान ह्रासमान। हेडिंग लगा दो, पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं हल्का सा। कॉन्सेप्ट, पहले हल्का सा कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। तो एक टॉपिक है आपका वर्धमान। यहाँ लिखते हैं कि कितनी तरह की बातें बनेंगी। नंबर फर्स्ट, वर्धमान। वर्धमान। नंबर सेकंड, ह्रासमान। ह्रासमान। नंबर थर्ड, निरंतर वर्धमान। निरंतर वर्धमान। नंबर फोर, निरंतर ह्रासमान। निरंतर ह्रासमान। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखो, जो निरंतर वर्धमान फलन होते हैं और निरंतर ह्रासमान, तो दो तरह के डिफरेंसेस हैं। हालांकि क्वेश्चंस तो आपके सही चले जाएंगे। तो आप लोग जो वर्तमान फलन है उनके लिए आपको क्या करना है कि जो फलन आपको दिया जाएगा, जिसको आप एफ एक्स कहिए, वाई बराबर एफ एक्स कहिए, जो भी एफ एक्स फलन होगा उसको आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो एक बार जब आप अवकलन करोगे तो एफ एक्स का बन जाएगा एफ डैश एक्स, और ये आपको सभी जगह पे लिखना है। तो सबके लिए एफ डैश एक्स आपको करना ही पड़ेगा, यानी एफ डैश एक्स, और यहाँ भी क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, और यहाँ भी क्या लिखेंगे आप एफ डैश एक्स। अब सुनो, इन एफ डैश एक्स की कंडीशंस क्या हैं। अगर ये एफ डैश एक्स के वैल्यूज़ ग्रेटर देन रहेंगे जीरो से, ग्रेटर देन रहेंगे जीरो से, अच्छा ह्रासमान, एक सेकेंड, वर्तमान में रहेंगे ये ग्रेटर देन जीरो, और ह्रासमान में रहेंगे लेस देन जीरो, और फिर आगे ये वर्तमान इसमें रहेंगे ग्रेटर देन जीरो, और ह्रासमान में रहेंगे लेस देन जीरो। बट थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि ये वर्तमान है और ये निरंतर वर्तमान है, और ये ह्रासमान है और ये निरंतर ह्रासमान है। तो वो जो डिफरेंस है, वो समझना है आप लोगों को। जहाँ पे केवल वर्धमान लिखा हुआ है, जहाँ पे केवल वर्धमान लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको बराबर का साइन भी लेके चलना पड़ेगा। जहाँ पे केवल वर्धमान लिखा है वहाँ पे, अब जहाँ पर केवल ह्रासमान लिखा है, केवल ह्रासमान, वहाँ पर भी आपको बराबर का साइन लेके चलना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में, ये डिफरेंस आपको समझना है। यानी जहाँ पर ये निरंतर शब्द है, जहाँ पर निरंतर शब्द है, निरंतर वर्धमान निरंतर ह्रासमान, वहाँ पे इक्वल टू के साइन नहीं आएंगे, वहाँ पे केवल ग्रेटर देन और केवल लेस देन आएगा। लेकिन जहाँ पे केवल वर्धमान और केवल ह्रासमान की बात होगी, वहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू भी आएगा और लेस देन इक्वल टू भी आएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, केवल ग्रेटर देन और केवल लेस देन, इन बातों में फ़र्क है, इन बातों में फ़र्क है। ये वाले जो दोनों साइन हैं, ये साइन आपको केवल वर्तमान के लिए इस्तेमाल करने हैं, और ये वाले साइन आपको इस्तेमाल करने हैं निरंतर के लिए।
यानी जहाँ शब्द निरंतर होगा वहाँ पे आपको ये वाले साइन इस्तेमाल करने हैं। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, यानी कि आपको एक बार डिफरेंशिएशन तो करना पड़ेगा। तो आप उस दिए गए फलन का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। अब वो एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है तो फलन वर्तमान तो होगा, लेकिन अगर संघ में इक्वल टू जीरो है तो वर्तमान कहलाएगा, लेकिन केवल ग्रेटर देन जीरो है तो निरंतर वर्तमान होगा। तो इन बातों में आपको फर्क समझना है, इन बातों में। बोलो बात ठीक है? यानी जहाँ पर ये जो साइन है इक्वल टू के साइन लगे हुए हैं वहाँ पर वर्धमान और ह्रासमान होंगे, जहाँ पर इक्वल टू के साइन नहीं है यानी कि केवल ग्रेटर देन और केवल लेस देन, केवल ग्रेटर देन और केवल लेस देन, वहाँ पर निरंतर शब्द आएंगे। सही है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट से आप लोग सीख चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हाईलाइट। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस कॉन्सेप्ट को समझिए, नहीं समझ पाए तो क्वेश्चंस को देखिए, आप लोग वहाँ से समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंतराल ज्ञात कीजिए, अंतराल ज्ञात कीजिए यानी कि आपको इंटरवल बताने हैं, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन एफ एक्स बराबर एक फलन है 2x² माइनस की 3x, 2x² माइनस की 3x। ये जो फलन है इसमें दो क्वेश्चन हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान। तो एक इंटरवल ऐसा बताना है जिसमें फलन निरंतर वर्धमान है, क्वेश्चन मार्क। और सेकंड क्वेश्चन निरंतर ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान है, क्वेश्चन मार्क। तो आपको वो अंतराल बताने हैं जिसमें ये दिया गया फलन एफ एक्स बराबर 2x² माइनस के 3x निरंतर वर्धमान है और निरंतर ह्रासमान है। अब देखो इसका सॉल्यूशन। अच्छा एक बात और समझ लीजिए कि जहाँ पे ये टॉपिक जो लिखा हुआ है निरंतर वर्तमान, निरंतर वर्तमान, चलो यही समझा देते हैं। जहाँ पर ये शब्द लिखा हुआ है निरंतर वर्तमान, निरंतर ह्रासमान, वहाँ पर आपको स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है, यानी कि ओपन ब्रैकेट, नहीं तो आप यहाँ लिख लो जहाँ पर इक्वल टू के चिन्ह आए हुए हैं, ये दोनों दिखाई दे रहे हैं इक्वल टू के चिन्ह, इन इक्वल टू के चिन्ह पर आपको क्लॉज ब्रैकेट इस्तेमाल करना होता है। कौन सा? क्लॉज ब्रैकेट, क्योंकि वो वैल्यू भी उसमें क्लॉज की जाती है, वो वैल्यू भी उसमें क्लॉज की जाती है, नहीं तो अलग से लिख दें। समझिए, सुनो, अलग से लिख देते हैं, हटाओ इसको, सुनो। जहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू इस टाइप के जो चिन्ह होते हैं, इस टाइप के जो साइन होते हैं, वहाँ पर आप क्लॉज ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ पर केवल ग्रेटर देन और केवल लेस देन होते हैं वहाँ पर आप ओपन ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी जहाँ पर बराबर के साइन भी आ रहे हैं वहाँ पर वो वैल्यू क्लॉज करी जाएगी, तो वहाँ पर क्लॉज ब्रैकेट का इस्तेमाल होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चंस, इनके सॉल्यूशंस देखिए अब आप लोग। हल, तो पहले तो आपको दिए हुए फलन का x के सापेक्ष अवकलन करना है। लिखेंगे x के सापेक्ष दिए गए फलन का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दिए गए फलन का अवकलन करने पर, बोलो इस एफ एक्स का अवकलन क्या होगा? एफ डैश एक्स होगा। 2x² का क्या होगा? 4x। और -3x का क्या होगा? -3। तो ये हो गया एक बार डिफ्रेंशिएशन। अब आपको पॉइंट्स पता करने हैं, तो जो एक बार डिफ्रेंशिएशन है यानी कि एफ डैश एक्स, उसके स्थान पर आप 0 लेके चलेंगे और ये चल रहा है 4x - 3।
तो यहाँ से आप -3 का पक्षांतर कर देंगे, जो कि हो जाएगा आपका +3, और इधर जो बचेगा वो हो जाएगा 4x। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3/4। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/4। ठीक है। अब आपको इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। एक नंबर लाइन बना लेते हैं। जैसे ये एक नंबर लाइन है, इस पे ड्रॉ करना है। तो ये हो जाएगा -∞, ये हो जाएगा +∞, और ये जो x का वैल्यू है 3/4, ये कहीं ना कहीं यहाँ होगा, कहीं ना कहीं तो होगा 3/4। तो आपको ये इंटरवल पता करने हैं। अब एक तो ये गैप है और एक ये गैप है, तो इन गैप के आपको साइन पता करने हैं। अब सुनिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3/4 से थोड़ा बड़ा वैल्यू रख के चेक करेंगे। वो भी चेक कहाँ करना होता है वो भी समझ लीजिए। चेक करना होता है f' में, जो एक बार डिफरेंशिएशन है वहाँ पर चेक करना होता है। तो 3/4 से बड़ा वैल्यू क्या होगा? 4/4 होगा। 3/4 से बड़ा वैल्यू क्या होगा? 4/4। तो उस 4/4 को f' में रख के चेक करेंगे कि उसका साइन क्या आता है, उसका चिन्ह क्या आता है। तो f' में जब आप रखोगे 4/4, 4/4 का मतलब 1 हो गया। तो जब आप यहाँ पे लगाओगे 4/4, एक्स के स्थान पर क्या लगाओगे? 4/4। तो 4 से 4 कट जाएगा, 4 - 3 1 बचेगा। कुल मिला के कैसा प्राप्त होगा? पॉजिटिव। तो आपको यहाँ से वो वैल्यू प्राप्त होगा पॉजिटिव। तो जब आप एक्स का वैल्यू जो है वो 3/4 से बड़ा लगाओगे f' में, तो पॉजिटिव प्राप्त होगा। तो उस पॉजिटिव को आपको यहाँ पे लिखना है कि ये पॉजिटिव है। ये कैसा है? ये पॉजिटिव है। और अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें, अगर फंक्शन इवन पावर है, अगर फंक्शन इवन पावर है तो फिर आपको वो चेक करना पड़ेगा। लेकिन फंक्शन ऑड पावर है, ऑड पावर, तो आप प्लस और माइनस का इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि इस वाले अंतराल में, इस वाले अंतराल में नेगेटिव है और इस वाले अंतराल में पॉजिटिव है। यानी यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव और यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव। बोलो, क्या ये बात समझ में आ गई? तो कुल मिला के आपको लिखना है जो क्वेश्चंस हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन निरंतर वर्धमान और सेकंड क्वेश्चन निरंतर ह्रासमान। तो इनके आंसर देख लीजिए। आप लोग लिखेंगे अतः, अतः, अतः फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका निरंतर वर्धमान निरंतर ह्रासमान। दो टाइप के क्वेश्चन हैं, निरंतर वर्धमान निरंतर ह्रासमान। तो आप लिखेंगे कि f' का भी जो वैल्यू है, f' का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है 0 से, ग्रेटर देन है 0 से। अब बराबर तो काउंट करना नहीं है, ग्रेटर देन है 0 से। अब ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, यानी कि धनात्मक है। और धनात्मक वाला जो अंतराल है वो यही तो होगा, ये वाला। तो यानी कि वो जो अंतराल होगा, तो आप लिखेंगे अतः अंतराल, अंतराल, अंतराल 3/4 अनंत में कैसा है? वर्धमान है। और वर्तमान में भी कैसा वर्तमान है? निरंतर वर्तमान। ये नहीं बोलना है आपको। वर्तमान में भी कैसा वर्तमान है? निरंतर वर्तमान। ठीक, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। यानी कि इंटरवल कितना आएगा? 3/4 इन्फिनिटी। अब सेकंड सुनो। सेकंड है f' का वैल्यू 0 से छोटा भी आया है। 0 से छोटे वाले को क्या कहते हैं? ऋणात्मक। और ऋणात्मक कहाँ से कहाँ तक है? बोलो, ऋणात्मक कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए ऋणात्मक है, यानी ये वाला। तो माइनस अनंत से लेकर 3/4 तक, माइनस अनंत से लेकर 3/4 तक। तो आप लिखेंगे कि अंतराल जो होगा वो अंतराल होगा -∞ टू 3/4, यानी माइनस अनंत से 3/4 तक में निरंतर ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान है।
निरंतर ह्रासमान है। तो आपको दो इंटरवल पूछे थे, दो अंतराल पूछे थे, निरंतर वर्धमान वाले और निरंतर ह्रासमान वाले। तो निरंतर वर्धमान का अंतराल होगा इतना और निरंतर ह्रासमान का अंतराल होगा इतना, और यही है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलो, बात समझ में आ गई? बोलो डन। आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इसी जैसा क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हाईलाइट क्वेश्चंस हैं एग्जाम के लिए। अब की बार फिर अंतराल पूछा है कि अंतराल बताइए जिसमें फलन फलन एफ एक्स बराबर, यानी आपको अंतराल पूछा है। क्वेश्चन मार्क, जिसमें फलन एफ एक्स बराबर 2x की पावर 3 माइनस के 3x² माइनस के 36x और +7 दोनों पूछे हैं। निरंतर वर्धमान, निरंतर ह्रासमान। तो अंतराल आपको पूछे हैं निरंतर वर्धमान के। फर्स्ट क्वेश्चन, किस अंतराल में निरंतर वर्धमान है? निरंतर वर्धमान है। क्वेश्चन मार्क। सेकंड, किस अंतराल में निरंतर ह्रासमान है? निरंतर निरंतर ह्रासमान है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्या करोगे आप लोग सॉल्व करते समय? ये जो फंक्शन है लिखो हल। जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले फंक्शन उतार लो, एफ एक्स क्या है। एफ एक्स जो फलन है, वो एफ एक्स फलन कितना दिया है? वो एफ एक्स फलन ये है, यानी कि 2x³ माइनस 3x² माइनस के 36x और प्लस के 7। ठीक, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष इसका आप लोग अवकलन करिए। सुनो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब सुनो, अवकलन करोगे तो क्या होगा? एफ एक्स का अवकलन होगा एफ डैश एक्स। एफ एक्स का अवकलन क्या होगा? एफ डैश एक्स। बोलो 2x³ का अवकलन, 3 दूनी 6, एक्स की पावर 2 हो जाएगी एक कम, और 3 इंटू 6x हो जाएगा, माइनस के 36x का केवल 36 होगा, और 7 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। तो कुल मिला के आपके पास ये बचा। इसमें से आप क्या करेंगे? इसमें से आप 6 को कॉमन कर दीजिए। तो 6 इसमें से जब कॉमन करोगे तो क्या बचेगा? x² माइनस के x माइनस के 6। ठीक है, तो इतना बचेगा। फिर आप क्या करेंगे? एफ डैश एक्स के स्थान पर आपको 0 लगाना होता है। 0 बराबर 6 x² माइनस के x माइनस के 6। ये 6 चला जाएगा 0 में, तो ये 0 बचा, और ये हो जाएगा x² माइनस के x और माइनस के 6, और ये है आपका द्विघात समीकरण। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। बोलो, सॉल्व करने तो आपने सीखे ही है, नहीं तो आप लोग इसके फैक्टर कर लीजिए। 3 दूनी 6, 3 में से घटाओगे 2 तो 1 ही तो बचेगा, और यहाँ पे 1 मान के चलना। तो बोलो कितने बनेंगे? शॉर्ट में कर दें, अपने पढ़े तो होंगे। तो बड़ा वाला नेगेटिव है, यानी कि x माइनस 3 और x प्लस 2 मल्टीप्लाई करोगे तो कुल मिला के उतना ही मिलेगा। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब जब आप इनको अलग अलग जीरो के बराबर करोगे, अलग अलग जीरो के बराबर करोगे, तो यहाँ से x के पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। एक मिल जाएगा प्लस का 3 और एक मिल जाएगा माइनस का 2। बोलो ठीक है। अब x के जो पॉइंट्स मिले,
3 कॉमा -2, -3 हो जाएगा प्लस, और +2 हो जाएगा -2। तो ये पॉइंट्स हैं। अब आपको जो बिंदु मिले हैं, इन बिंदुओं को संख्या रेखा पर दर्शाओगे। सुनो नेक्स्ट, अब आपको एक संख्या रेखा बनानी है। उस नंबर लाइन पर, जैसे ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पर आपको ये पॉइंट्स को दर्शाना है। यानी कि यहाँ तो -∞ होगा और ये +∞ होगा। अब x बराबर 3 और -2, बोलो सबसे पहले कौन आएगा? यहाँ पे आ जाएगा -2 और यहाँ पे आ जाएगा +3। ठीक है, तो यानी कि एक गैप तो ये हो गया, एक गैप ये हो गया, और एक गैप ये हो गया। अब इनको आपको फिलअप करना है। तो आप 3 से बड़ा एक नंबर ढूंढें, मानो 4, और उस 4 को आपको रख के किस में चेक करना होता है? f' में। 3 से बड़ा 4 है, उस 4 को आपको f' में रख के चेक करना है कि ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। फिर ये वाला खाली स्थान भर जाएगा। तो f' में 3 से बड़ा 4 रख के चेक करते हैं। 3 से बड़ा 4 रख के चेक करते हैं f' में। यही तो है f', ये रहा f'। इसमें 3 से बड़ा x के स्थान पर 4 रख के देखो, तो बोलो जब आप यहाँ पे 4 रखोगे x के स्थान पर, तो 4 का वर्ग कितना होगा? 4 का वर्ग होगा 16। 16 माइनस में से 4 घटाओ, 12 में से 6 आएगा पॉजिटिव। तो कुल मिला के ये पॉजिटिव प्राप्त होगा। कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। तो कुल मिला के जो ये वैल्यूज़ हैं ये पॉजिटिव आ जाएंगी। तो f' 3 से बड़े मान पर f' पॉजिटिव आ रहा है, वो पॉजिटिव यहाँ पे लिख दें। बोलो कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। बोलो ठीक, इवन पावर तो ही नहीं है, तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के गैप यहाँ पे कितने हो गए? एक यहाँ से यहाँ तक हो गया, एक यहाँ से यहाँ तक हो गया, और एक यहाँ से यहाँ तक हो गया। वो पॉइंट्स क्या हैं कि ये वाले दोनों पॉजिटिव आए हैं, यानी कि ये वर्तमान होगा। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे निरंतर वर्तमान, क्योंकि इससे बड़े वैल्यू काउंट किए जा रहे हैं। इक्वल टू वाला आपको काउंट नहीं करना है। और ये होगा माइनस वाला ह्रासमान। तो आपको लिखना है अतः। अतः इनके आंसर्स क्या होंगे? निरंतर वर्तमान फर्स्ट, निरंतर वर्तमान वाला अंतराल सुनो, निरंतर वर्तमान। ठीक, तो निरंतर वर्तमान जो है वो एक तो यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा, यानी कि माइनस अनंत से लेके -2 तक, और 3 से लेकर प्लस अनंत तक। आप एक तो लिखेंगे माइनस अनंत कॉमा -2। ठीक, और फिर एक लिखेंगे 3 कॉमा इन्फिनिटी। अब 2 से में दोनों को काउंट करके चलोगे तो आप यूनियन लगा सकते हो। यूनियन का मतलब है ये दोनों एक ही साथ काउंट किए जा रहे हैं। निरंतर वर्तमान के अंतर्गत दोनों एक साथ काउंट किए जा रहे हैं, इसका मतलब होता है यूनियन। नहीं तो दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। अच्छा, सेकंड, सेकंड, अब ये निरंतर वर्तमान जो हुआ है इसका मतलब क्या है? क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव का मतलब है इनके f' का मान जो मान है वो 0 से बड़ा रहा है। बोलो सही है। ठीक, तो ये पहला हो गया, इसका आंसर ये है। सेकंड, निरंतर ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान। अब निरंतर ह्रासमान है, इसका मतलब है f' जो है वो नेगेटिव आया होगा। नेगेटिव है तो 0 से छोटा आया होगा, नेगेटिव है तो 0 से छोटा आया होगा। ठीक है, और 0 से छोटा वाला केवल एक ही है जो आपको दिखाई दे रहा है, वो ये वाला, यहाँ से यहाँ तक। तो ठीक है, दिखाई दे रहा है ये नेगेटिव। ठीक, तो -2 से लेकर 3 तक, -2 से लेकर 3 तक, -2 से 3 तक, -2 से 3 तक, -2 से 3 तक। सुनो, तो वो जो होगा अंतराल जो निरंतर ह्रासमान के लिए है वो -2,3। तो एक तो ये अंतराल मिला और एक ये अंतराल मिला। यही है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। यानी कि ये अंतराल है निरंतर वर्तमान के लिए और ये अंतराल है निरंतर ह्रासमान के लिए। बोलो डन। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन को आप लोग रिवाइज कीजिए, ये हाईलाइटेड क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फलन फलन y बराबर log 1 प्लस एक्स log 1 प्लस एक्स माइनस के 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स, और कंडीशन है x का मान जो है वो ग्रेटर देन -1, ये कंडीशन है। दर्शाइए संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। दर्शाइए संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। ठीक, देखो अब इसका सॉल्यूशन देखो। आप प्रक्रिया सब वही है, बस आपको साबित करना है कि संपूर्ण प्रांत में ये कैसा है, वर्धमान है। तो यहाँ से आप लिखेंगे हल, और हल में सबसे पहला काम क्या होगा, फंक्शन को उतारना। जो फंक्शन क्या है आपका, y बराबर log 1 प्लस एक्स माइनस के 2x डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स, सही है। तो इस फलन का आपको क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष जब आप इसका अवकलन कर रहे हैं, x के सापेक्ष इसका अवकलन कर रहे हैं, तो इसको फलन मान लो, नहीं तो इसको y डैश लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे f डैश हो जाता है वैसे ही आप इसको y डैश लिख सकते हैं, y डैश। तो बोलो log समथिंग का क्या होगा, log 1 प्लस एक्स का 1/1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स का 1/1 प्लस एक्स, बोलो सही है। माइनस, अब इसमें से कुछ मिलेगा तो नहीं, तो इतना ही ठीक है। माइनस, इसमें आपको आंसर वाली विधि लगानी पड़ेगी। बोलो आंसर आपने सीखा है, तो माइनस करके आंसर की विधि लगाते हैं। हर वैसा का वैसा, यानी कि 2 प्लस एक्स वैसा का वैसा, इंटू अंश का अवकलन। बोलो 2x का अवकलन 2 होगा, ठीक। माइनस के अंश वाला 2x वैसा का वैसा, इंटू हर का अवकलन 2 प्लस एक्स का क्या होगा, 2 का 0, x का 1 होगा केवल, तो 2 प्लस एक्स का 1 बचेगा, और पूरे के डिवाइड में हर का स्क्वायर, हर कितना है 2 प्लस एक्स, तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लगेगा, हर का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक। अब सुनो आगे बढ़ते हैं। y डैश बराबर 1/1 प्लस एक्स माइनस, इसको सॉल्व कर लो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 2 दूनी 4 और 2x, और माइनस के 2x उधर बचेगा, 1 के मल्टीप्लाई से कोई असर नहीं होगा, ओवरटे में बचेगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चलो ठीक है, और यहाँ 2x से ये 2x कट जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब y डैश बराबर 1/1 प्लस एक्स माइनस 4 बचा, और बटे में क्या बचा, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं आगे, यानी कि आप इसको फ्रैक्शन मान के क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दीजिए। y डैश बराबर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के 4 गुणा 1 प्लस एक्स, पूरे के बटे में एलसीएम जो होगा वो इन दोनों का ही लासा आएगा, यानी मतलब 1 प्लस एक्स भी साथ में आएगा, और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर भी आएगा लासा में। तो y डैश बराबर होल स्क्वायर खोलो, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कितना होगा, 2 का वर्ग 4, एक्स का एक्स वर्ग, और 2 दूनी 4x, माइनस 4 एकन 4, और 4 इंटू एक्स 4x, मल्टीप्लाई कर दिया, बड़े में एलसीएम चल रहा है 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, -4x से +4x कैंसिल, और -4 से प्लस के 4 कैंसिल, ये बचा y डैश बराबर केवल एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स, और बचा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि आप यहाँ तक आ गए। अब सुनो इसमें आगे क्या है, इतना बचने के बाद, इतना बचने के बाद अब क्या करोगे, सुनो।
संपूर्ण प्रांत में ये वर्धमान है, संपूर्ण प्रांत में ये कैसा है, वर्धमान। वो वर्धमान वाली चीज़ आपको समझनी है। इस संपूर्ण प्रांत में ये वर्धमान है तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो पद है एक्स स्क्वायर, क्या ये एक्स स्क्वायर इवन पावर है, और इवन पावर ऑलवेज पॉजिटिव होती है, बिल्कुल। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2+x का होल स्क्वायर है कि नहीं है, तो आप 2+x का होल स्क्वायर जो लिखा हुआ है उसको अलग से मेंशन कर दो। 2+x का होल स्क्वायर कैसा रहेगा, हमेशा पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव है, वो तो हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर है, और ये वैल्यू भी कैसा रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। बात है इस वैल्यू की, तो इसमें पहले से ही एक्स के बारे में बोल रखा है। वो एक्स के बारे में क्या बोल रखा है, सुनो। जो एक्स के बारे में बोला है वो ये बोला है, ये वाला, एक्स का मान -1 से बड़ा लेना है। जब एक्स का मान आप -1 से बढ़ा लेंगे, जब आप एक्स का मान, यहाँ पे एक्स का मान आप -1 से बढ़ा लेंगे, एक्स का मान -1 से बढ़ा लेंगे, तो एक्स का मान -1 से बढ़ा लेने पर क्या ये वाला भी हमेशा पॉजिटिव नहीं रहेगा, सही है। तो आप यहाँ पे एक्स का मान -1 से बड़ा कोई भी रख के देखो, तो ये ब्रैकेट भी पॉजिटिव आएगा। तो कुल मिला के इसमें सारे ब्रैकेट्स पॉजिटिव हो गए। तो जब सब ब्रैकेट ही पॉजिटिव हो गए तो इसका मतलब ये लिखा हुआ जो वैल्यू है पूरा कंप्लीट, ये इतना, ये सब पॉजिटिव हो गया। ये पॉजिटिव लिख दो तो ये वैल्यू धनात्मक आएगा। इसका मतलब अगर ये वैल्यू धनात्मक है तो वाई डैश ग्रेटर देन किससे हो गया, 0 से। बोलो सही है। वाई डैश किससे ग्रेटर देन हो गया, 0 से। वाई डैश 0 से ग्रेटर देन है तो आप क्या लिखेंगे, बोलो कैसा है, ये वर्तमान है तो लिखेंगे अतः यह संपूर्ण प्रांत में वर्धमान फलन है। अतः यह अपने संपूर्ण प्रांत में वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। बोलो डन, बिल्कुल ठीक। तो यही है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो रिवाइज कीजिए इस क्वेश्चन को। तो ये जो तीनों पद थे ये पॉजिटिव है, तो ये कुल मिला के वाई डैश जो है वो धनात्मक आएगा, यानी कि 0 से ग्रेटर देन। तो ये कैसा फलन है, ये एक वर्धमान फलन है। तो ये कैसा फलन है, ये एक वर्धमान फलन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, y बराबर, एक फलन दिया है y बराबर 4 sin थीटा, 4 sin थीटा बटे 2 + cos थीटा, 2 + cos थीटा माइनस के थीटा एक वर्धमान फलन है, एक वर्धमान फलन है। एक कैसा फलन है, एक वर्धमान फलन है। तो ये साबित करना है। चलिए करना शुरू करते हैं, सब वैसे ही करना है। देखो, तो आप लिखेंगे वाई डैश, वाई डैश का मतलब एफ डैश एक्स ही हो गया। अब थीटा है तो एफ डैश थीटा हो गया, तो थीटा के सापेक्ष करना पड़ेगा, तो लिख दो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। बोलो किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब इसमें तो आपको आंसर लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो लिखो, इसमें अंश और इसमें हर, तो अंश हर वाली विधि लगा दो। हर वैसा का वैसा अंश का अवकलन, अंश वैसा का वैसा हर का अवकलन। चलो यहाँ लिख के चलते हैं, वाई डैश बराबर हर वैसा का वैसा यानी कि 2 + cos थीटा वैसा का वैसा इंटू अंश का अवकलन। बोलो 4 sin थीटा का क्या होगा, 4 sin थीटा का बनेगा 4 cos थीटा, क्योंकि sin थीटा का क्या होता है, cos थीटा माइनस के। हर वैसा का वैसा अंश का अवकलन माइनस के अंश वैसा का वैसा, यानी कि 4 sin थीटा वैसा का वैसा अंश वैसा का वैसा इंटू हर का अवकलन। बोलो हर का अवकलन क्या होगा, 2 का तो 0 हो जाएगा, +cos थीटा का हो जाएगा माइनस के sin थीटा, और पूरे के बटे में आ जाएगा हर का स्क्वायर। पूरे के बटे में क्या आएगा, हर का स्क्वायर। हर कौन है, ये हर है, यानी कि 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर बटे हर का स्क्वायर। लेकिन ये जो पीछे चल रहा है माइनस के थीटा, बोलो थीटा का माइनस थीटा के सापेक्ष -1 होगा, यानी ये आपको पद लेके चलना पड़ेगा। तो माइनस और थीटा का थीटा के सापेक्ष 1 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो वाई डैश बराबर, यहाँ बचा 4 cos थीटा, गुणा कर लो, इसका मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट में दोनों जगह पे, यानी कि 2 × 4 = 8, 8 cos थीटा हो जाएगा, प्लस के 4 cos थीटा का cos थीटा में करोगे तो 4 cos² थीटा हो जाएगा, 4 और cos² थीटा माइनस, माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस।
तो प्लस ही कर लो, और साइन थीटा का करोगे तो ये एक ही ब्रैकेट है, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और पूरे के डिवाइड में क्या चल रहा है, 2 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 प्लस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर, और -1 अलग से चल रहा है। सही है, बोलो सही है, बिल्कुल ठीक। आगे बढ़ते हैं, वाई डैश बराबर, इसको आप लोग एक नज़र देखो, इसमें आपको 4 अगर कॉमन कर दोगे, अगर 4 कॉमन कर दोगे यानी कि 8 कॉस थीटा, और प्लस 4 आप लोग कॉमन कर दीजिए। जब 4 कॉमन करोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक तो साइन स्क्वायर बचेगा, एक कॉस स्क्वायर बचेगा। तो बोलो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 1, तो वो यहाँ से सॉर्ट हो जाएगा, और बटे में बचेगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या चल रहा है, -1। बराबर नहीं है ये फ्रैक्शन बनेगी, -1 अलग से लेके चलना पड़ेगा। तो कुल मिला के आप यहाँ तक पहुँचे, वाई डैश बराबर 8 कॉस थीटा प्लस 4 बटे 2 प्लस कॉस थीटा, 2 प्लस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर, और -1, इसके बटे में 1 के, इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दीजिए और इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर दीजिए। सुनो, वाई डैश बराबर, वाई डैश बराबर 1 इंटू 8 कॉस थीटा प्लस 4, बोलो इतना ही रहेगा, 8 प्लस 8 कॉस थीटा, 8 कॉस थीटा प्लस 4, -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही रहेगा, और इसका होल स्क्वायर खोल लीजिए माइनस चिन्ह लगाकर। पूरी बात समझ में आ रही है, तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, कॉस का वर्ग कॉस वर्ग हो जाएगा, और 2a भी करोगे तो 2 दूनी 4, 4 कॉस थीटा हो जाएगा। अरे बोलो, बात समझ में आई, बिल्कुल ठीक। और पूरे के डिवाइड में जो एलसीएम चल रहा है, पूरे के डिवाइड में जो एलसीएम चल रहा है वो एलसीएम कितना है, वो एलसीएम तो यही बनेगा ना, ठीक, यानी एलसीएम रहेगा 2 प्लस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर, ये रहेगा इसका एलसीएम। देखो नेक्स्ट, वाई डैश बराबर 8 कॉस थीटा प्लस 4, इस माइनस का मल्टीप्लाई बोलो तीनों जगह पे हो जाएगा, -4 और माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस के 4 कॉस थीटा। अरे बोलो ठीक है, बिल्कुल ठीक। पूरे के डिवाइड में एलसीएम क्या चल रहा है, 2 प्लस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर चल रहा है, ठीक। -4 से +4 कैंसिल हो जाएगा। अब सुनो क्या बचेगा, वाई डैश बराबर, बोलो ये 8 कॉस थीटा है और ये माइनस के 4 कॉस थीटा है, बोलो प्लस का 4 बचा कि नहीं बचा, यानी कि प्लस के 4 कॉस थीटा बचा, और क्या बचा, माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा बचा। डिवाइड में क्या चल रहा है, 2 प्लस कॉस थीटा, अभी भी देखो डिफरेंशिएशन नहीं चल रहा है बेटे। और ये वाई डैश, यहाँ से आप एक कॉस कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ से एक कॉस कॉमन कर लो, कॉस थीटा कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 4 माइनस कॉस थीटा, 4 माइनस कॉस थीटा, पूरे के डिवाइड में चल रहा है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यानी फाइनली आप अब यहाँ तक पहुँच पाए। अब सुनो यहाँ से क्या क्या निष्कर्ष निकलेंगे, उन निष्कर्ष पे आप लोग ध्यान दीजिए। सुनो यहाँ से क्या क्या निष्कर्ष निकलेंगे, यहाँ से जो निष्कर्ष निकलेंगे वो ये हैं कि एक तो ये है कॉस थीटा, और एक ये ब्रैकेट का वैल्यू है 4 माइनस कॉस थीटा, और एक ये वाला वैल्यू है जिसपे कि इवन पावर है, समघाते हैं, और समघातों वाले हमेशा ही ब्रैकेट कैसे रहेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, आगे सुनो, कंडीशंस, अच्छा कंडीशन रहेगी, चलो कॉमा करके लिख रहे हैं। इस क्वेश्चन की कंडीशन थी बेटे, वहाँ नहीं लिख पाए, कंडीशन सुन लो। इस क्वेश्चन की कंडीशन थी कि इसमें एक अंतराल है 0,π/2, 0,π/2, ये अंतराल था इसमें। तो इस अंतराल के तहत आपको साबित करना था 0,π/2, 0,π/2। अब सुनो, 0,π/2 जो है, क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और प्रथम चतुर्थांश है। प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा कि जो कॉस थीटा होगा वो पॉजिटिव होगा,
कॉस थीटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और वैसे भी जो कॉस का वैल्यू है, वैसे भी जो कॉस का वैल्यू है वो -1 से +1 होता है। कॉस का वैल्यू जो होता है -1 +1 होता है, उससे ज़्यादा बड़े वैल्यू तो आज तक बने ही नहीं है। तो कुल मिला के बात ये है, तो माइनस और +1 अगर कुछ भी लगाओगे तो 4 में से अगर कुछ भी घटेगा तो वो रहेगा फिर भी पॉजिटिव, क्योंकि 4 तो बहुत बड़ा वैल्यू हो गया, इससे छोटे ही होते हैं साइन कॉस के वैल्यू। तो कुल मिला के बात ये है कि ये जो लिखा हुआ पूरा पद है, ये जो लिखा हुआ पूरा कंप्लीट पद है, ये जो लिखा हुआ पूरा पद है, ये जो पूरा लिखा हुआ पद है ये पद हमेशा धनात्मक रहेगा, और ये पद हमेशा धनात्मक रहेगा। तो बोलो ये एक कैसा फलन है, तो ये एक वर्धमान फलन है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि अतः अतः जो y डैश है वो ग्रेटर देन 0 है, y डैश है वो ग्रेटर देन 0 है, और y डैश अगर ग्रेटर देन 0 है, अब केवल वर्धमान बोला है तो आप इसमें इक्वल टू भी लगा सकते हैं, यानी कि y डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि केवल वर्धमान बोला है। और केवल वर्तमान वालों में आप लोग ऐसा करते थे, आपको ध्यान होगा शुरुआत में बता चुका हूँ। तो कुल मिला के ये वर्तमान फलन है, और y डैश इक्वल टू ग्रेटर देन 0 है। तो अतः यह फलन एक वर्तमान फलन है। लिख दो, अतः यह फलन एक वर्तमान फलन है। लिखेंगे अतः यह फलन एक वर्तमान फलन है। अतः यह फलन एक वर्तमान फलन है। अतः यह वर्तमान फलन है। अतः यह वर्तमान फलन है। बोलो डन। डन। चलिए, तो इस क्वेश्चन को आप लोग रिवाइज कीजिए। क्वेश्चन ठीक है, और इस तरह के हाईलाइटेड क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन ठीक था, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोलो आगे बढ़े, बोलो डन। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एफ एक्स बराबर साइन 3x, एफ एक्स बराबर साइन 3x, एफ एक्स बराबर साइन 3x, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, π/2 में वर्धमान है, ह्रासमान है, में वर्धमान है, में वर्धमान है। तो कुल मिला के आपको अंतराल पूछे हैं, में वर्धमान है और ह्रासमान है, में वर्धमान है और ह्रासमान है। तो अंतराल ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान ह्रासमान के क्या ज्ञात करने हैं, अंतराल। तो अंतराल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, अंतराल। तो अंतराल बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, ये क्वेश्चन है। तो अब आप इस क्वेश्चन को समझिए, इस पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए अलग से, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। बाकी हाईलाइटेड क्वेश्चन हैं सारे की, और ये थोड़ा डिफरेंट है। तो हल में आप लोग पहले सुनो इन्होंने क्या क्या कहा। एक तो ये कंडीशन है, एक तो आपके पास ये कंडीशन है, ये कंडीशन। दूसरा एंगल इसका x नहीं है, एंगल इसका 3x है, तो काम भी उसके अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। अब सुनो, पहले लिखो हल, और हल में पहले सुनो कि इन्होंने जो अंतराल दिया है x बिलोंग्स टू, वो दिया है 0, π/2, 0, π/2। तो आपको उस x को पहले 3x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ तक की बात हो रही है, 3x के अकॉर्डिंग, 3x के अकॉर्डिंग। तो आप इस इंटरवल में 3 का गुणा कर लीजिए, तो ये 3x के हिसाब से काम करेगा, नहीं करेगा। अगर x बराबर इतना है तो 3x बराबर कितना बनेगा। तो 3x को जब आप बिलोंग कराओगे, यानी कि 3x बिलोंग कराओगे, 3x बिलोंग्स टू, तो 0 × 3x 0, तो 0 का 3 गुना 0 होगा, और 3 का गुणा करो 3π/2 बन जाएगा, 3π/2। ये बात कितना को समझ में आ रही है, यानी x बिलोंग कर रहा है इसमें, तो 3x बिलोंग करेगा इसमें।
यानी कि आपको इसमें गुणा करना पड़ेगा 3 का। ठीक, तो आप अंतराल में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो 3x के लिए काम करेगा। तो अब ये बन गया 0 से 3π/2। बोलो, π/2 में गुणा करोगे 3 का तो क्या होगा 3π/2। अब इसके अकॉर्डिंग सुनो कहाँ से कहाँ तक की बात होनी है। ये बना लिया आपका क्वाड्रेंट, ये बन गया आपका क्वाड्रेंट। अब ये क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे कितना होता है π/2, और यहाँ होता है पाई, और यहाँ होता है 3π/2। क्या यही है वो? बिल्कुल यही है। तो यानी कि यहाँ तक आपको इसका काउंट करके चलना है। तो प्रश्न का कहना है कि 0,3π/2, 0,3π/2, यानी कि यहाँ से केवल यहाँ तक की आपको चर्चा करनी है, बस यहीं पर रुक जाइए। 0 से 3π/2, 0 से 3π/2 तक। तो क्वेश्चन है आपका, अब सुनो, यहाँ साइड में हल्का सा करते हैं। जो f(x) है वो आपको कितना दिया है? f(x) जो आपको दिया है वो दिया है sin3x। सही बेटा, इतना ही दिया था। f(x) कितना दिया था? sin3x ही तो था। f(x) कितना था? ये है तो f(x) sin3x था। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करिए x के सापेक्ष एक बार, यानी कि f'(x) जब आप पता करोगे तो sin3x का cos3x हो जाएगा, और 3x का द्वारा करोगे तो 3 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो 3 इंटू कॉस 3x, 3 इंटू कॉस 3x, यानी कितना होगा? ठीक है, तो इसमें cos 3x आ जाएगा। अब सुनो, cos 3x में मतलब इस cos के हिसाब से आप जाओगे अगर, तो जो cos है, जो cos है वो कहाँ कहाँ प्लस का होगा और कहाँ कहाँ माइनस का होगा। और आपको बात जो करनी है वो केवल इसी अंतराल में करनी है, इसी अंतराल में करनी है, बस यहीं तक। तो cos इसमें तो सारे प्लस के होते हैं, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, इसकी बात करेंगे तो इसमें cos माइनस का होगा, बिल्कुल ठीक है। और इसमें भी cos क्या काय का होता है? माइनस का होता है, क्योंकि ये cos के होते ही नहीं है तो इसमें cos माइनस का ही होगा। तो इसकी आपको बात करनी नहीं है बिल्कुल, क्योंकि बात यहीं तक करनी है। कुल मिला के एक तो ये मिला, इसमें पॉजिटिव है, और इन दोनों में कैसा है? इन दोनों में नेगेटिव है। तो यानी कि नेगेटिव वाले क्या कराएंगे? ह्रासमान, और पॉजिटिव वाला क्या कहलाएगा? वर्धमान। अब वो किसके अकॉर्डिंग काम करेंगे वो तो सुन लो। तो नई लाइन से लिखते हैं, समझना। तो एक तो प्लस है वो 0 से लेके π/2 तक, और जो नेगेटिव हैं वो π/2, दो नेगेटिव है, एक ये नेगेटिव है, एक ये नेगेटिव है। तो वो π/2 से लेके कितने माने जाएंगे? 3π/2 तक एक बार में काउंट करेंगे दोनों नेगेटिव को। सुनो, तो अतः अतः जो f'(x) है वो ग्रेटर देन 0 है, और इक्वल टू भी लेके चलेंगे क्योंकि केवल वर्तमान बोला है। तो ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यदि 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 जो 3x है, यदि जो 3x है, बोलो सही है, क्योंकि क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग सॉल्व हुआ है? 3x के अकॉर्डिंग सॉल्व हुआ है। यदि 3x बिलोंग्स टू, 3x बिलोंग्स टू, बोलो, जब आप इसको ग्रेटर देन 0 लेके चल रहे हो तो इसका आप प्लस को ही तो लेके चलोगे। तो 0 से कहाँ तक के लिए माना जाएगा? 3π/2 तक। तो 0,3π/2, 0 नहीं π/2 तक, 0, ये π/2 है, 0,π/2, 0,π/2, बिल्कुल सही है। तो ये 3x के अकॉर्डिंग हो गया। अब फिर 3x से आपको x पे आना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन x में है तो आंसर भी x में लाओगे। तो फिर अगर ये 3x है तो यहाँ से x निकालोगे तो इस 3 का भाग इस इंटरवल में लगा दिया जाएगा, बोलो सही है। तो 3 का भाग लगाओ, 0 में लगाओगे तो 0 ही रहेगा, और π/2 में ये 3 जो आएगा भाग में तो π/6 हो जाएगा। अगर 3x के अकॉर्डिंग इतना है तो फिर x के अकॉर्डिंग इतना है। अब क्वेश्चन भी x में था तो यहीं तक करना पड़ेगा। तो बोलो, इस अंतराल में फलन कैसा है? वर्तमान। लिखते हैं, इस अंतराल में फलन कैसा है? वर्तमान। इस अंतराल में फलन कैसा है? वर्तमान। तो ये हो गया वो अंतराल। ठीक। दूसरा, दूसरी बात सुन लो, ये आपको दिखाई दे रहे हैं ये दोनों। अब ये नेगेटिव नेगेटिव दोनों एक साथ में काउंट करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक के लिए माना जाएगा? π/2 से लेकर और पूरा यहीं तक माना जाएगा 3π/2 तक। तो लिखते हैं एवं एवं f'(x) जो है, f'(x) जो है वो ऋणात्मक है, यानी कि 0 से छोटा है। ऋणात्मक है यानी 0 से छोटा है, और बराबर है क्योंकि केवल ह्रासमान बताना है आपको। ठीक।
तो यहाँ भी आप वही चीज़ लिखेंगे कि जो 3x है वो बिलोंग कर रहा है, 3x है वो बिलोंग कर रहा है। अब बड़े क्लोज ब्रैकेट क्यों है? क्योंकि ये केवल वर्तमान है, केवल ह्रासमान, केवल वर्तमान, केवल ह्रासमान, केवल वर्तमान। वहाँ पे कैसे ब्रैकेट आते हैं? क्लोज ब्रैकेट। अच्छा, अब सुनो कितना कितना होगा अंतराल ये होगा π/2 से लेकर 3π/2 तक, π/2 से लेकर 3π/2 तक, सही है। लेकिन ये 3x है, क्वेश्चन x में है, क्वेश्चन का जो अंतराल है वो x में है, तो आंसर भी आपको x में ही देना पड़ेगा। तो x बिलोंग्स टू किस में होगा? अगर ये 3x है, 3x से x पे आओगे, 3x से अगर x पे आओगे तो आपको 3 का भाग करना है, 3 का भाग करो इसमें, π/6। और 3 का भाग जब इसमें करोगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, केवल π/2 बचेगा। बोलो सही है? तो ये अंतराल आपको मिल गया। अब ये अंतराल किसका है? ये अंतराल f' लेस देन इक्वल टू 0 है, यानी कि ह्रासमान का है। काय का है? ह्रासमान का। बिल्कुल ठीक। तो बोलो, निरंतर वर्तमान नहीं है, ये केवल वर्तमान है और केवल ह्रासमान है। तो केवल वर्तमान का अंतराल ये होगा और केवल ह्रासमान का अंतराल ये होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, तो आप इसको समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बोलो डन। डन। लगता है समझ में कम आया होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोग दोबारा रिपीट करो, क्योंकि 3x के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे लेकिन दोबारा फिर x पे आओगे तो आपको 3 का भाग करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। f(x) बराबर एक फलन दिया है आपको, f(x) बराबर sin x माइनस कॉस एक्स, sin x माइनस कॉस एक्स। और इसमें जो x की वैल्यू है वो काउंट की गई है, 0 से बड़ा है x और छोटा है 2x से। ये है, ये है, यानी इसके अंडर में काम करना है। अब सुनो कैसे करोगे इसको। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं, सबसे पहला आपका जो काम होता है वो तो सेम रहना है, यानी कि आपको f(x) से क्या करना है, f'(x), x के सापेक्ष अवकलन करना है। बोलो sin x का क्या होगा? sin x का क्या होगा? cos x। sin x का क्या होगा? cos x। माइनस, बोलो cos का माइनस sin x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब बोलो f'(x) की जगह क्या करोगे? 0। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन जो है, अच्छा एक और बात, जो आप क्वेश्चन सीख रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं सारे, तो जो आप ये सीख रहे हैं निरंतर वर्धमान है ह्रासमान, तो जिस तरह से ये वर्धमान है ह्रासमान है उसी तरह से इनका कॉन्सेप्ट जो है सिमिलर है बिल्कुल निम्नतम और उच्चतम के। इसके सिमिलर है निम्नतम और उच्चतम के। तो इस प्रश्न में यही पूछा है कि निम्नतम और उच्चतम, निम्नतम और उच्चतम, निम्नतम और उच्चतम। अब इसी तरह के क्वेश्चन चलेंगे, चलो इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा बता देंगे इसी लेक्चर में। अभी थोड़ा हल्का सा सीख लो। अब क्वेश्चन आ गया बीच में तो देख लो उसको। तो निम्नतम और उच्चतम, निम्नतम और उच्चतम, इसे करने के लिए सुनो आपको क्या करना है, और कंडीशंस बता देंगे, लेकिन उससे पहले आप क्वेश्चन देख लो। निम्नतम और उच्चतम, देखो क्वेश्चन देखो, नहीं तो एक्स्ट्रा समझा देंगे बाद में। f'(x) 0 के बराबर हो गया, उसके बाद ये बचा आपका cos x और ये है प्लस के sin x। अब इसमें से आप इसका पक्षांतर कर दीजिए किसी एक का। चलो मानो इसका पक्षांतर कर दो तो क्या का हो जाएगा? माइनस के cos x बराबर में कौन बचा? sin x। अब यहाँ पे आप 1 इंटू कर लो, माइनस cos x और इंटू में 1 लगा लो बराबर में sin x। अब यहाँ से जो ये cos x है गुणा वाला, क्या ये यहाँ पे भाग में आ सकता है? आ सकता है। तो इधर कौन बचेगा? केवल -1 बचेगा और sin x बटे cos x हो जाएगा। sin x बटे कौन हो जाएगा? cos x। तो बोलो ये कितना बचा? -1 बराबर sin x बटे cos x क्या होता है? tan x। नहीं, इतना आ गया। अब ये बताओ कि tan में -1
कितने पे होता है? टेन में जो -1 है वो कितने पे होता है? और जो बात चल रही है वो 0 से 2 पाई चल रही है। अब सुनो, चलो हल्का सा यहाँ पे सीखते हैं कुछ। बताना ये 0 हो गया। बोलो ये कितने का है? 45 का है ये। अब 45 को क्या लिखते हैं? यहाँ पे लिख के दिखाओ, पाई/4। पाई/4 को लिख लो 1 पाई/4। तो इसको क्या लिखेंगे? 2 पाई/4। ये गैप सब बराबर है ना, 2 पाई/4। इसको क्या लिखेंगे? 3 पाई/4। और इसको क्या लिखेंगे? 4 पाई/4। 4 पाई/4। और इसको क्या लिखेंगे? 5 पाई/4। ठीक, और इसको क्या लिखेंगे? 6 पाई/4। चलो हल्का सा बता देते हैं। और इसको लिखेंगे 7 पाई/4। अब बताओ, ये 10 है और 10 नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? 10 पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और तीसरे में। 10 जो होता है वो पॉजिटिव कहाँ होता है? पॉजिटिव कहाँ होता है? 10 पॉजिटिव कहाँ होता है? पहले में और तीसरे में। यही तो होता है, लेकिन आपको कैसा चाहिए? नेगेटिव। तो जो बचे हुए वहाँ पे नेगेटिव हो। तो 10 एक तो नेगेटिव यहाँ पे होता है इस वाले में, और एक 10 नेगेटिव होता है इस वाले में। सही है। 10 यहाँ पे तो पॉजिटिव होता है, यहाँ पे क्या होता है? पॉजिटिव। लेकिन आपको कैसा चाहिए? नेगेटिव। तो -10 यहाँ पे होगा, तो आपको कौन से उठाने हैं? ये वाले। ये दोनों उठाने हैं। तो यानी कि जो वैल्यू है यहाँ से x की वैल्यू, क्योंकि 10x बराबर क्या चल रहा है? 10x बराबर -1 चल रहा है। तो -1 होने पर 10 में x के स्थान पर क्या क्या हो सकता है? एक तो x बराबर ये हो सकता है पहला वाला 3 पाई/4। 3 पाई/4। और कॉमा एक और हो सकता है ये वाला 7 पाई/4। 7 पाई/4। ठीक है। तो ये x के दो वैल्यू हो सकते हैं। इनको पॉइंट्स कहते हैं, आप इनको बिंदु बोल दीजिए। अब सुनो, अब आपको ये उच्चतम और निम्नतम बताने हैं। उच्चतम और निम्नतम, निम्नतम उच्चतम जो भी बताने हैं, तो इनका डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। नहीं तो एक अलग से इसके लेक्चर में आपको समझा देंगे। तो अभी आप इस पे ये जानिए कि डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, तो वहाँ से ये पता चलता है कि ये उच्चतम है या निम्नतम है। तो इसका आप डबल डिफरेंशिएशन कीजिए। देखिए एक्स के सापेक्ष द्वारा अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष द्वारा अवकलन करने पर, अब पहले एफ डैश एक्स देखो कहाँ है। पहले एफ डैश एक्स लिख लो कहाँ है। जो एफ डैश एक्स है वो कहाँ है तुम्हारा? एफ डैश एक्स ये है आपका एफ डैश एक्स। इसका द्वारा करना है। बोलो कॉस एक्स का क्या होगा? माइनस के साइन एक्स। साइन एक्स का क्या होगा? कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स। पहले उतार लो एक बार। कॉस एक्स और प्लस के साइन एक्स आया था ये। ठीक है। अब आप करो इसका डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा। अब बोलो कॉस एक्स का क्या होगा? माइनस के साइन एक्स। और प्लस साइन एक्स का क्या होगा? कॉस एक्स। साइन एक्स का क्या होगा? साइन एक्स का क्या होगा? कॉस एक्स। साइन एक्स का कॉस एक्स होगा। अब जो डबल डिफरेंशिएशन है आपको उसमें ये बिंदु लगाने पड़ते हैं, ये बिंदु। डबल डिफरेंशिएशन में जो एक्स के पॉइंट्स आते हैं, जो एक्स के बिंदु आते हैं, वो डबल डिफरेंशिएशन में आपको लगाने पड़ते हैं। जब वहाँ से ये पॉजिटिव नेगेटिव बनता है तब ये पता चलता है कि ये उच्चतम है कि निम्नतम है। बोलो। नहीं तो इसका कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन बीच में आ गया तो आपको करना पड़ेगा। देखो, समझ लो, फिर भी जिन बच्चों ने ये सीख रखा है वो इसको समझ रहे होंगे। अब इसमें पॉइंट्स लगा दो। तो एफ डबल डैश एक्स जो है बराबर माइनस साइन, एक पॉइंट लगा लो एक एक, दूसरा बाद में लगा लेना। अभी कितना लगा लो? 3 पाई/4। एक्स बराबर 3 पाई/4 पर चेक कर रहे हैं। किस पर चेक कर रहे हैं? एक्स बराबर 3 पाई/4 पर। ठीक है। 3 पाई/4 का मतलब क्या है? 45 दिया, 135 हो गया। यानी 135 डिग्री पर आप चेक कर रहे हैं। कितने पर चेक कर रहे हैं? 135 डिग्री पर चेक कर रहे हैं। तो साइन एक्स की जगह पे 135 और कॉस की जगह पे 135। तो साइन 135 प्लस के कॉस 135 डिग्री डिग्री। बताइए, 135 का मान आप निकाल लेते हो, 90 प्लस करके कर लो। लाओ माइनस के साइन कितना करते हैं? 90 + 45। डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट कर लो। प्लस के इसमें भी कर लो कॉस।
1 से 35 को क्या लिखोगे, 90 प्लस 45 माइनस, बोलो 90 क्या कर देगा, साइन को कॉस बना देगा, और ये 45 संग पे आ जाएगा, संग आ जाएगा। अब बताओ 90 प्लस दूसरा होता है, दूसरा साइन का होता है, क्वेश्चन भी साइन का चल रहा है, तो चिन्ह तो चेंज नहीं होगा, नहीं चेंज होगा, यानी कि ये चिन्ह माइनस का ही लिखा जाएगा, ठीक है सर। प्लस अब ये कॉस, तो 90 कॉस को क्या चेंज कर देगा, साइन बना देगा, साइन साइन कर देगा, तो 90 कॉस को साइन बना देगा, और 45 यहाँ पे थीटा का वैल्यू हो जाएगा। अब बोलो 90 प्लस दूसरा होता है और दूसरा साइन का होता है, लेकिन ये है कौन, कॉस, तो कॉस कैसा होगा, कॉस माइनस का होगा, इसको मिटाना पड़ेगा, कॉस काय का होगा, कॉस आपका माइनस का होगा, तो सही है। अच्छा सुनो नेक्स्ट, माइनस, अब कॉस 45 का मान 1/√2, यहाँ माइनस लगा लो, और माइनस साइन 45 का मान 1/√2, तो कुल मिला के ये कितना बना, माइनस के 2/√2 बनेगा बिना सॉल्व करने पे। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी एफ डैश एक्स की कितने पर, 35 पर। इसको इसको कैंसिल कर लो, माइनस के √2 बचेगा, और नहीं तो उतना ही रहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। बस ये आपको लिखना है इसमें कि जो एफ डैश एक्स की वैल्यू है वो ऋणात्मक आई है, कैसी आई है, ऋणात्मक आई है। और एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर ऋणात्मक प्राप्त हो, एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर ऋणात्मक प्राप्त हो, तो आप उसको उच्चतम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, उच्चतम, सही है। अगर यही वैल्यू पॉजिटिव प्राप्त होती, यही वैल्यू पॉजिटिव प्राप्त होती, तो आप क्या लिखते, तो आप लिखते निम्नतम, तो आप क्या लिखते, निम्नतम। तो अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो आप लिखेंगे उच्चतम, तो सही है। तो कुल मिला के इससे ये साबित होता है कि जो आप पॉइंट्स लेके चले थे, जो पॉइंट कितना है, x बराबर 1 से 35 डिग्री, जिसका मतलब है 3π/4, वो पॉइंट्स जो है वो बिंदु उच्चतम का बिंदु है, वो काय का बिंदु है, उच्चतम का बिंदु है, क्योंकि उसने वैल्यू को क्या नेगेटिव बनवाया है, वैल्यू को उसने नेगेटिव बनवाया है, तो x बराबर 135 उच्चतम का पॉइंट है। अब इस उच्चतम के पॉइंट्स को आप फलन में रख दोगे तो उच्चतम मान मिल जाएगा। तो कुल मिला के यही है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। इसी तरह से ये क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव आएगा तो निम्नतम होगा, और यही नेगेटिव आया हुआ है तो ये उच्चतम होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो बाकी आप लोग इसको देखिए, और यही है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। और अब आपको ये चेक करना है किस पर, एट एक्स बराबर, एक और रह गया था आपका 7π/4, 7π/4, तो इसी तरह से 7π/4 पे चेक करना आप लोग, ठीक है, बिल्कुल सेम। और नहीं तो इसका एक और लेक्चर आपको बता दिया जाएगा जिसमें उच्चतम निम्नतम की एक्स्ट्रा चर्चा कर दी जाएगी। तो सीधा सुन लीजिए कि जो उच्चतम और निम्नतम वाले क्वेश्चंस हैं, उच्चतम और निम्नतम वाले जो क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनकी चर्चा अगले लेक्चर में काफ़ी डिटेल में की जाएगी। अभी आप लोग इसको मैनेज करें, समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं तो अगले लेक्चर में आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। बोलो ठीक है, तो चलिए डन, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, रिवाइज करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप लोग रिवाइज करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।